जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात करते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, ईरान के खिलाफ पहली बार आए भारत और अमेरिका। क्या है 1300 जहाजों का डार्क फ्लीट, कैसे ट्रम्प चला रहे हथौड़ा। वहीं एक अमेरिकी पैनल में तगड़ा बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों कि भारत चीन टकराव खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ठंडा पड़ा है। बताएंगे तिब्बत को लेकर बड़ी चेतावनी दी गई है, जिसने फिर एक बार भारत को चौंका दिया दोस्तों। साथ ही अरुणाचल में लोकल एआई से चीन का मंसूबा हुआ ध्वस्त। सेना ने बताया एलएसी पर कैसे छटपटा कर रह गया ड्रैगन। आखिर कौन सा ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया अपने भारत ने। वहीं दोस्तों, जैसा कि आप सभी को हमने बताया, ब्राजील के राष्ट्रपति आज भारत आने वाले हैं। ऐसे में मैक्रोन के मुंबई आने के बाद अब लुला दा सिल्वा का भारत आना पाकिस्तान और चीन की हालत खराब कर रहा है दोस्तों। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री मोदी संग जय हो मैक्रोन ने डाली वो फोटो कि देखते ही जल जाएगा पाकिस्तान का कलेजा। ऐसा क्या लिखा है दोस्तों उस पिक्चर में, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते कि अपना भारत निरंतर विकास की ओर अग्रसर है, और भारतीय होने के नाते आप दिल से भारत का सपोर्ट करेंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अरब सागर में चीन के साथ मिलकर तेल का खेल कर रहे ईरान के खिलाफ भारत और अमेरिका साथ आ चुके हैं दोस्तों। भारत ने अमेरिका के प्रतिबंधित 3 तेल टैंकरों को पकड़ा है। ये तीनों ही जहाज अरब सागर में अवैध तरीके से एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर करने का खेल कर रहे थे। जी हां, पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर तनावपूर्ण संबंधों के बाद पहली बार हुआ है कि नई दिल्ली ने वॉशिंगटन के टॉर्क फ्लीट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में खुलकर मदद की है। ईरान के इस डार्क फ्लीट में 1400 तेल ढोने वाले जहाज शामिल हैं। इनकी मदद से ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों को धता बताते हुए खुलकर चीन और अन्य देशों को तेल की सप्लाई कर रहा है। जी हां, भारतीय तटरक्षक बल ने 6 फरवरी को इन तीनों ही ईरानी जहाजों को मुंबई के 100 मील उत्तर पश्चिम समुद्र में पकड़ा था। कोस्ट गार्ड ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि ये जहाज अंतरराष्ट्रीय तेल तस्करी रैकेट का हिस्सा थे। इन जहाजों को अब मुंबई लाया गया है दोस्तों, और इनके चालक दल के सदस्यों के साथ पूछताछ जारी है। अमेरिकी वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार ने पश्चिमी विश्लेषकों के हवाले से कहा कि भारत का यह एक्शन दिखाता है कि उसकी अमेरिका के साथ रिश्ते में फिर से गर्माहट आ रही है। इससे पहले रशिया से तेल खरीदने को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया था, और ट्रम्प ने 25% का अतिरिक्त टैरिफ भी लगा दिया था। हालांकि ट्रेड डील होने के बाद अब अमेरिका ने रूसी तेल को लेकर लगे टैरिफ को हटा दिया था। अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी इंडिया के फेलो दिनाकर पेरी का कहना है कि भारत के ईरानी तेल टैंकरों के खिलाफ एक्शन लेने का समय काफी महत्वपूर्ण है, जो भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद हुआ है। भारत ने इन 3 तेल टैंकरों को पकड़ने का ऐलान ठीक उसी दिन किया जब अमेरिका ने भारत के साथ डील को लेकर आधिकारिक ऐलान किया था। अब सवाल यह है कि ईरान के शैडो फ्लीट कैसे काम करते हैं। आपको बता दें, जहाजों पर नजर रखने वाली वेबसाइट tankertrackers.com के मुताबिक हाल के महीनों में पश्चिमी देशों ने करीब 1300 तेल टैंकरों के शैडो फ्लीट के खिलाफ एक पूरा अभियान चला रखा है। ये जहाज रशिया, ईरान और वेनेजुएला के प्रतिबंधित तेल को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। इसके लिए ये नकली झंडे का इस्तेमाल करते हैं और अपनी पहचान को भी बदलते रहते हैं। ये अपने असली मालिक का नाम भी छिपाते हैं। ये जहाज काफी पुराने पड़ चुके हैं और पर्यावरणविद इसको लेकर काफी सवाल उठते रहे हैं। वे इन शैडो फ्लीट को समुद्र के लिए टाइम बम तक करार देते हैं दोस्तों। साथ ही अब आप ये सोच रहे होंगे कि ईरान ने इस जब्त तेल टैंकर पर क्या बयान दिया, कोई बयान जारी किया कि नहीं, तो आपको बता दें, भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस ईरानी जहाज का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उसकी तस्वीरों के आधार पर ब्रिटिश कंपनी वैनगार्ड टेक ने बताया कि यह अल जफजिया, द असफाल्ट स्टार और स्टेलर रूबी तेल टैंकर है। इन तीनों पर ही अमेरिका ने पिछले साल प्रतिबंध लगाया था। वहीं ईरानी सेना से जुड़ी फार्स न्यूज एजेंसी ने सोमवार को बयान जारी करके कहा कि इन तीनों ही जहाजों से ईरान की सरकारी तेल कंपनी का कोई संबंध नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते में इन दिनों भारी तनाव चल रहा है दोस्तों, जो हम आपको आगे बता रहे हैं। बता दें, अमेरिका के 50 फाइटर जेट मिडिल ईस्ट रवाना हो चुके हैं। इनमें F-22, F-35 और F-16 शामिल हैं। अमेरिका ने कह दिया है कि ईरान शर्तें नहीं मान रहा है, हमारे पास दूसरे रास्ते भी मौजूद है। जी हाँ, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में पिछले 24 घंटों में 50 से भी ज्यादा फाइटर जेट भेज दिए। इंडिपेंडेंट फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और मिलिट्री एविएशन मॉनिटर्स ने कई F-22, F-35 और F-16 फाइटर जेट को मिडिल ईस्ट
ईस्ट की ओर जाते हुए रिकॉर्ड किया है। यह जानकारी अमेरिका और ईरान के बीच मंगलवार को जिनेवा में हुई दूसरी दौरे की बातचीत के दौरान सामने आई है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते से जुड़े मुद्दों को लेकर मतभेद बने हुए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तय की गई शर्तों को ईरान मानने को तैयार नहीं है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में वेंस ने कहा कि बातचीत के कुछ हिस्से सकारात्मक रहे, लेकिन कई अहम मुद्दों पर अब भी सहमति नहीं बनी है। इन बयानों से ये साफ है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत अभी भी नाजुक दौर में है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके कि अगर ईरान अमेरिकी मांगे नहीं मानता तो अमेरिका ताकत का इस्तेमाल करेगा। अमेरिकी फाइटर जेट्स के साथ कई एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर भी मिडल ईस्ट की ओर जाते देखे गए हैं। इससे संकेत मिलता है कि विमान लंबे समय तक ऑपरेशन की तैयारी में है। दोस्तों, इस बीच अमेरिकी अधिकारी ने मीडिया को जानकारी दी है कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कैरिबियन से रवाना होकर मिड अटलांटिक में पहुंच चुका है और मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। अगले 4 से 5 दिन में उसके पहुंचने की उम्मीद है। दोस्तों, न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक सुरक्षा कारणों से नाम ना बताने के शर्त पर अधिकारियों ने जानकारी दी है कि फोर्ड के साथ 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस महान, यूएसएस ब्रेन ब्रिज और यूएसएस विंस्टन चर्चिल भी है। यानी पूरी तैयारी में है। दोस्तों, अमेरिका और ईरान से अपनी बात मनवाना चाहता है, वरना वो दूसरे रास्ते के हिसाब से यानी कि तगड़ा युद्ध कर सकता है ईरान के साथ। तो वहीं आपको सबसे बड़ी जानकारी बता दें, अमेरिकी पैनल में सबसे बड़ा खुलासा, भारत चीन का टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ ठंडा पड़ा है। दोस्तों, लेकिन साथ में तिब्बत को लेकर भी बहुत बड़ी चेतावनी दे दी गई है। दोस्तों, अमेरिका में एक संसदीय आयोग के सामने पेश हुए शीर्ष अमेरिकी और भारतीय विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत और चीन के बीच हालिया कूटनीतिक नरमी के बावजूद दोनों देशों की प्रतिद्वंदिता संरचनात्मक बनी हुई है और भविष्य में भी ये टकराव का रूप ले सकती है। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन के समक्ष गवाही देते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि अक्टूबर 2024 में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर सैनिकों के आंशिक पीछे हटने से तत्काल तनाव जरूर घटा है, लेकिन शक्ति संतुलन में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया। रणनीतिक विश्लेषक समीर लालवानी ने आयोग को बताया कि अनिश्चितताओं के बावजूद भारत चीन को एक प्रतिद्वंदी के रूप में ही देखता रहेगा। उनके अनुसार सीमा आज भी अत्यधिक सैन्यकृत है और सैन्य संतुलन चीन के पक्ष में झुका हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि तिब्बत में चीन का लगातार बढ़ता बुनियादी ढांचा और किसी संभावित दलाई लामा उत्तराधिकार संकट जैसी राजनीतिक घटना बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकते हैं। ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन की विशेषज्ञ तानवी मैडन ने इसे रणनीतिक बदलाव नहीं बल्कि सामरिक नरमी करार दिया। उन्होंने कहा कि 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत में चीन को लेकर भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत की चिंता अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है। चीन की दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती नौसैनिक और आर्थिक मौजूदगी ने नई दिल्ली की सुरक्षा चिंताओं को कई गुना बढ़ा दिया है। दोस्तों, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सौम्या भौमिक ने कहा कि पड़ोसी देशों में चीन का प्रभाव भारत के लिए अभूतपूर्व रणनीतिक चुनौती बन चुका है। आर्थिक मोर्चे पर विशेषज्ञों ने भारत की चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को गंभीर जोखिम बताया। तो वहीं आपको बता दें, अरुणाचल में लोकल एआई से चीन का मंसूबा हुआ ध्वस्त। चीन सेना ने बताया एलएसी पर कैसे छटपटाकर रह गया ड्रैगन। दोस्तों, बता दें, भारतीय सेना ने स्थानीय स्तर पर बहुत ही कम लागत से विकसित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेडिक्शन टूल का इस्तेमाल करके न सिर्फ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के उस पार चीन की अप्रत्याशित गतिविधियों का पता लगाया, बल्कि उसके संभावित नापाक मंसूबे भी ध्वस्त कर दिए। एआई की मदद से भारतीय सेना को समय रहते अपनी रणनीतिक तैयारियां पूरी करने में भी बड़ी सहायता मिली। ये बात भारतीय सेना के एक बड़े कमांडर की ओर से नई दिल्ली में चल रही एआई इंपैक्ट समिट 2026 में बताई गई है। भारतीय सेना के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास चीन की अप्रत्याशित हरकत का पता लगाने और नाकाम करने में एआई पावर्ड प्रेडिक्शन टूल का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। एआई इंपैक्ट समिट 2026 में सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एआई किस तरह से मॉडर्न वॉरफेयर स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन और राष्ट्रीय सुरक्षा की योजनाओं में बदलाव ला रहा है। एलएसी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने अरुणाचल प्रदेश में अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए बताया कि विवादित सेक्टर में चाइनीज मिलिट्री की बढ़ती गतिविधियों का पता लगाने में लोकल स्तर पर विकसित कम लागत वाले एआई सिस्टम ने बड़ी मदद की। उन्होंने कहा कि हम एआई सिस्टम के माध्यम से देख सकते थे कि कुछ तो चल रहा है। आखिरकार हमने उनके मूव की टाइमिंग का भी पता लगा लिया। वहीं उन्होंने जोर देकर बात कही कि चीन की गतिविधियां अप्रत्याशित थी और कहा कि समय पर एआई आधारित जो खुफिया सूचना मिली उसकी सहायता से हम फोर्स की प्रभावी तैनाती और निकासी योजना सुनिश्चित कर सके, जिसका परिणाम भारत की तरफ कोई भी हताहत नहीं हुआ। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें,
ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा आज आ रहे हैं भारत। साथ में 14 मंत्री, 260 कंपनियों का प्रतिनिधि मंडल भी आएगा दोस्तों। दिल्ली की एआई समिट में शामिल होने वाले हैं। ये बता दें, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा आज भारत के राजकीय दौरे पर आ रहे हैं। वे 18 से 22 फरवरी तक भारत में रहेंगे। यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी जी के निमंत्रण पर हो रहा है। इस बार राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा अपने साथ 260 कंपनियों के मालिकों और अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल लेकर आ रहे हैं। उनके साथ करीब 14 मंत्री भी भारत आ रहे हैं। जी हां, भारत पहुंचने के बाद राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा 19 और 20 फरवरी को नई दिल्ली में हो रहे दूसरे एआई इंपैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। उन्होंने भारत रवाना होते समय कहा कि वे इस समिट में भाग लेंगे और भारत के साथ नए सहयोग के अवसरों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 2025 में भारत और ब्राजील के बीच व्यापार 15 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा रहा है। भारत दौरे के बाद वे दक्षिण कोरिया भी जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की 21 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अहम द्विपक्षीय बैठक होगी। इस बैठक में दोनों देश अपने रिश्तों की समीक्षा करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। पीएम मोदी जी उनके सम्मान में एक लंच का भी आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की बातचीत में व्यापार और निवेश, रक्षा सहयोग, ऊर्जा खासकर नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य और दवाइयां, महत्वपूर्ण खनिज और रेयर अर्थ मिनरल्स, विज्ञान और तकनीक, नवाचार, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और लोगों के बीच कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इनमें बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग, ग्लोबल रूल ऑर्डर में सुधार, ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दे, यूनाइटेड नेशन में सुधार, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस दौरान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति लूला से मुलाकात करेंगे और उनके सम्मान में एक राजकीय भोज भी देंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी भी उनसे मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अपनी फोटो पोस्ट कर दी। इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने जय हो लिख डाला दोस्तों। इससे पहले मैक्रोन ने मुंबई में इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत फ्रांस के रणनीतिक साझेदारी के मजबूत रिश्ते पर जोर दिया और कहा कि फ्रांस हमेशा भारत का कमिटेड पार्टनर रहेगा। मैक्रोन ने कहा कि अब दुनिया में बहस इस बात पर नहीं है कि भारत इनोवेट करता है या नहीं, बल्कि इस बात पर है कि कौन भारत के साथ इनोवेट करना चाहता है। उन्होंने कहा कि फ्रांस इसका एकमात्र साफ जवाब है और वो भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। उनका संदेश था कि भारत फ्रांस का रिश्ता हमेशा अमर रहेगा। मैक्रोन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर पेरिस में G7 सम्मेलन से एक दिन पहले इनोवेशन डे मनाया जाएगा। इसे फ्रैंको इंडियन इनिशिएटिव के तहत आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दोनों देशों के कई स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी जी और मैक्रोन ने इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन लॉन्च करते हुए इनोवेशन के अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया। दोस्तों, वाकई में मैक्रोन की इस फोटो को देखकर और कैप्शन को देखकर पाकिस्तान का कलेजा जल जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, उधर इमैनुअल मैक्रोन के भारत दौरे के दौरान कई अहम रक्षा सौदों पर भी हस्ताक्षर हुए। इनमें दोनों देशों के बीच अगले 10 वर्षों के लिए एक दूसरे की सेना में अधिकारियों की तैनाती शामिल है। पहली बार भारत की थल सेना में किसी दूसरे देश यानी फ्रांस के सैन्य अधिकारी तैनात किए जाएंगे। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और फ्रांसीसी समकक्ष कैथरीन वातारिन की मौजूदगी में यह समझौता हुआ। इस फ्रेमवर्क के तहत भारत और फ्रांस की सेना यानी थल सेना में एक दूसरे के अधिकारी तैनात किए जाएंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय सेना में किसी दूसरे सेना के अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं दोस्तों। हालांकि इस करार से भारत से ज्यादा फ्रांस को मदद होने जा रही है, क्योंकि भारत के मुकाबले फ्रांस की लैंड फोर्सेस की संख्या बेहद कम है। रशिया यूक्रेन जंग की आग यूरोप तक ना फैल जाए, ऐसे में फ्रांस को भारतीय सेना से युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग में अहम मदद मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये की सारी बड़ी जानकारी आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाँ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।